हेलो एवरीवन। जेई मेन के तीसरे दिन जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोल रहा है 3 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 1 मोल ऑफ लिक्विड बी आर मिक्स्ड टू फॉर्म इन आइडियल सॉल्यूशन। The vapor pressure of solution become 500 mm of Hg. If 1 mole of A is further added, then vapor pressure of solution increases by 200 mm Hg. तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले ए का जो मोल दिया है, जो मोल ऑफ ए है 3 मोल दिया है, और बी का जो मोल दिया है 1 मोल है इनिशियली। और उस समय देखो ए का पार्शियल प्रेशर नहीं दे रहा है, तो मान लो पी ए नॉट, और बी का पार्शियल प्रेशर पी बी नॉट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको मिक्स करने पे जो टोटल प्रेशर आता है सॉल्यूशन का, वो है 500 mm ऑफ एच जी। तो देखो इस प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं राउल्स लॉ से। mm ऑफ एच जी जो टोटल प्रेशर आया, इसको राउल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो देखो पी टोटल यहाँ पे 500 दिया है, और पी ए नॉट नहीं पता है, तो मान लो पी ए नॉट यहाँ पे लिख लेते हैं पी ए नॉट इंटू ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। ए का 3 मोल है और टोटल 4 मोल है, तो ए का मोल फ्रैक्शन आएगा 3 अपॉन टोटल मोल प्लस पी बी नॉट इंटू बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो बी का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल है 4। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पी ए नॉट 3 टाइम्स प्लस पी बी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया इतना। इसको मान लो इक्वेशन 1 बोल दे। अब जो दूसरे केस में यहाँ पे बोला है, देखो इफ 1 मोल ऑफ ए इज फर्दर एडेड, एक मोल और ऐड कर रहा है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बाई 20 mm ऑफ एच जी से। तो अगर ए का एक मोल और इंक्रीज कर देंगे तो ए का टोटल मोल कितना हो जाएगा, जो ए का टोटल मोल आएगा वो 4 हो जाएगा। और बी का जो मोल है वो तो एज इट इज रहेगा, बी के मोल चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो पी टोटल नया जो आएगा, इसमें बोल रहा है कि पी टोटल 20 mm ऑफ एच जी से इंक्रीज हो गया है, मीन्स अब हो गया पी टोटल 520 mm ऑफ एच जी। तो राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 520 इज इक्वल टू ए का मोल फ्रैक्शन अब हो जाएगा 4 अपॉन टोटल मोल है 5 इंटू पी ए नॉट प्लस बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 पी बी नॉट। देखो पी ए नॉट पी बी नॉट तो चेंज नहीं ना होगा। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इज इक्वल टू 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 26। इसको इक्वेशन 2 बोल दे। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा पी ए नॉट पी बी नॉट का वैल्यू, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पी बी नॉट। अपने को पी बी नॉट चाहिए, पी ए नॉट तो पूछा भी नहीं है। तो इसको सॉल्व करके सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 को 2 में से घटा लो, तो क्या 2 में से क्या करो 1 को घटाओ, सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ से आएगा पी ए नॉट इज इक्वल टू 600। यहाँ पे देखो 2 में से 1 को घटाएंगे तो पी ए नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 600। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। मान लो हमने सेकंड वाले में पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 4 इंटू
2600 प्लस पी बी नॉट यहाँ पे 2600। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी बी नॉट आ रहा है 2600 माइनस 2400, तो इसका वैल्यू आएगा 200 mm ऑफ एच जी। तो जो पी बी नॉट का प्रेशर पूछ रहा था कितना होगा पार्शियल प्रेशर, तो 200 mm ऑफ एच जी होगा इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, mm ऑफ एच जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ K2Cr2O7, इसका यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 200 सेमी क्यूब और कॉन्सेंट्रेशन दिया है x इंटू 10⁻³ मोलर, रिएक्ट विथ 0.6 मोलर 750 सेमी क्यूब मोअर सॉल्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू अपने को बताना है। तो देखो मोहर सॉल्ट को अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। तो यहाँ पे मोहर सॉल्ट में अगर देखेंगे तो अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो सिर्फ आयरन प्लस टू में जो है फेरस सल्फेट में जो आयरन प्लस टू में दिख रहा है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में, बाकी कोई इसमें चेंजिंग मतलब कोई दूसरे कंपोनेंट इसमें रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अगर डाइक्रोमेट आयन को हम रिएक्ट कराते हैं तो देखो डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे है Cr2O7 2 माइनस। अगर इसका रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है तो मान लो हमने एसिडिक मीडियम ले लिया और यहाँ पे है फेरस आयन, तो जो रिएक्शन होगा जो क्रोमेट आयन है एसिडिक मीडियम में हमेशा कन्वर्ट हो जाता है +3 में, क्रोमियम चला जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयरन जो +2 है फेरस आयन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक आयन में। अब यहाँ पे अपने को देखो x का वैल्यू बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो जो डाइक्रोमेट आयन है इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट आयन और जो फेरस आयन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो देखो अब डाइक्रोमेट आयन का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मोलैरिटी दिया है वॉल्यूम दिया है तो लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आयरन +2 का ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इसका मोलैरिटी इंटू इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है इंटू रिएक्शन में इसका कितना एन फैक्टर है। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो डाइक्रोमेट आयन का मोलैरिटी दिया है x इंटू 10⁻³ मोलर, वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे 200 सेमी क्यूब मतलब 200 ml ले सकते हैं, तो देखो 200 ml आ गया। और एन फैक्टर कितना है तो देखो क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जा रहा है तो एक क्रोमियम में +3 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे कितने क्रोमियम एटम है एक मॉलिक्यूल में 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एन फैक्टर आ रहा है 6 पर मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है समझे, तो 6 का आ रहा है मीन्स एन फैक्टर हो गया 6। और ऐसे ही आयरन +2 के लिए अगर देखेंगे तो इसका मोलैरिटी दिया है 0.6, इसका वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है 750 इंटू एन फैक्टर है 1। देखो आयरन +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है इसका एन फैक्टर आ रहा है 1 क्योंकि +1 का चेंज आ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं x इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिएगा अपने को 1.2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0.6 इंटू 750
जीरो। अब देखो ये डेसिमल से इसको काट दिए, फिर x इजकल टू आएगा 6/12 इंटू 750, ये आ गया 2। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 375। तो x का वैल्यू अपने को मिल गया 375, और यही पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ऑन टू मेटल सरफेसेस ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज इंसिडेंट, they have ratio of their work function and maximum kinetic energy as 5:1:5। यहाँ पे वर्क फंक्शन का रेशियो दिया है 1:2, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, उसका रेशियो दिया है यहाँ पे 2.62:1। बोल रहा है देन 5:1 एंड 5:2 वैल्यूज आर रेस्पेक्टिवली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे अपने को पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो जो भी लाइट इंसिडेंट होगा उसके फोटोन का एनर्जी को लिख सकते हैं वर्क फंक्शन। ये जो एनर्जी आता है कहाँ पे कंज्यूम होगा, वर्क फंक्शन में। तो लिख सकते हैं 5 प्लस जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन को। अब पहले मेटल के लिए अगर बात करें, तो पहले मेटल के लिए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स है फर्स्ट मेटल के लिए, तो हो जाएगा एच न्यू माइनस 5:1। और एच न्यू का वैल्यू दिया है, एच न्यू का वैल्यू दिया है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -5:1। मान लो इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही सेकेंड मेटल के लिए लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स आएगा सेकेंड मेटल के लिए, वो हो जाएगा 6 - 5:2, 6 - 5:2। और देखो यहाँ पे 5:1 और 5:2 में अपने को पता है कि 5:2 जो है 5:2 वो 2 टाइम्स ऑफ 5:1 है, 2 टाइम्स ऑफ 5:1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 - 2 टाइम्स ऑफ 5:1। ये बन गया इक्वेशन 2। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मेटल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और सेकंड मेटल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले का आ रहा है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो सेकंड केस में आ रहा है इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 5:1 अपॉन 6 - 2 5:1। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2.62/1 इज इक्वल टू 6 - 5:1 अपॉन 6 - 2 5:1, 251। अब इसको सॉल्व करेंगे, और देखो इसको सॉल्व करने के बाद 5:1 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और 5:1 आएगा 2.292, और 5:2 क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.584। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए सेल इज गिवन एज, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, और बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ई सेल इज पॉजिटिव। अपने को चेक करना है कि किस केस में ई सेल पॉजिटिव होगा, मीन्स ई सेल वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल यहाँ पे दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले नस्ट इक्वेशन लिखेंगे इससे। तो यहाँ पे देखो एनोड पार्ट को अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं मेटल जो है सॉलिड स्टेट में है, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn+ एक्वस में। n इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, n इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, E0 ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो लिखते हैं ई, एनोड पे रिएक्शन होगा, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा।
तो यहाँ पे लिख देते हैं सी ए, लिख दो ए मतलब एनोड। ऐसे ही जो कैथोड पे रिएक्शन होगा, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, तो जो मेटल प्लस एन में है, यहाँ वाला इस पार्ट में देखो मेटल प्लस एन में है, कुछ अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका अलग कंपार्टमेंट में होता है। तो मान लो सी कैथोड, सी के नीचे छोटा सा सी लिख दिए, सी कैथोड, और ये एन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा एम सॉलिड में। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एग्जैक्ट इनोड ऑक्सीडेशन के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट साइन होगा। तो अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो देखो मेटल सॉलिड से मेटल सॉलिड कटेगा, Ne से Ne कटेगा, लेकिन ये वाले कॉन्सेंट्रेशन अलग होने की वजह से इनको नहीं कट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Mn एक्वस, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C, कैथोड वाला पार्ट है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस एक्वस, ये एनोड वाला कंपोनेंट है जिसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग है। अब यहाँ से इस रिएक्शन का जो ई नॉट सेल आएगा, ई नॉट सेल ये तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल और अपोजिट है, तो फाइनली ई नॉट सेल आ गया जीरो। लेकिन अपने को ई सेल कैलकुलेट करना है, और ई सेल कैलकुलेट करने के लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो नस्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो कि जीरो है, माइनस 0.059 बाई एन, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एन लिख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन है सी ए, एनोड वाला पार्ट, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में सी कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे C1 इज लेस देन C2। अब अपने को चेक करना है ई सेल पॉजिटिव कब होगा। अच्छा, ई सेल पॉजिटिव कब होगा, जब लॉग में जो वैल्यू है यहाँ पे, लॉग में जो वैल्यू वो लेस देन वन आ जाए। अगर लेस देन वन आ गया ये वैल्यू, तो लॉग निगेटिव वैल्यू देगा, और निगेटिव इस निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनली अपना टारगेट है कि लॉग में जो वैल्यू लिखा है वो एक से छोटा हो जाए। तो देखो बोल रहा है C1 इज लेस देन C2, और यहाँ बोल रहा है C1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, मतलब कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन कम रखना है। तो देखो अगर कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन एक कम रखेंगे, डिनोमिनेटर कम रखेंगे, तो ये तो एक से बड़ा हो जाएगा, मीन्स ये गलत हो गया। सेकंड चेक करो, बोल रहा है C2 इज लेस देन C1, और यहाँ पे C1 बोल रहा है इज कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड। तो एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रख सकते हैं क्या? ये देखो अगर एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स ये भी गलत हो गया। थर्ड में बोल रहा है C1 इज लेस देन C2, और C2 बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड, एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन को अपने को ज़्यादा रखना है। तो देखो एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लॉग में वैल्यू ग्रेटर देन वन आ जाएगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। फोर्थ बोल रहा है C1 शुड बी ग्रेटर देन C2, और C1 जो है इज कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, मतलब कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखें। तो देखो अगर कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो लॉग का ये लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन वन हो जाएगा, और लॉग का वैल्यू जो आएगा, लॉग के अंदर वैल्यू लेस देन वन हुआ, और लॉग का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव इस निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, मीन्स ऑप्शन फोर इसका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ए गिवन रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू एन बी, ए ग्राफ इज गिवन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का एक ग्राफ लिखा है, यहाँ पे देखो फाइंड वैल्यू ऑफ एन फॉर द एबव रिएक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन ग्राफ फॉर 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके लिए अपने को एन का वैल्यू बताना है। यहाँ पे देखो ये 10 AM लिखा है, मतलब एक्सपेरिमेंट 10 बजे स्टार्ट कर रहा है दिन में, और 10 बज के 10 मिनट पे एक्सपेरिमेंट
का डेटा दिया है। इनिशियली 10 बजे से स्टार्ट किया और 10 मिनट बाद यहाँ पे डेटा दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, लेकिन एन मोल बनेगा अगर ए का एक मोल, देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लो टी इक्वल टू 0 पे कुछ रहा होगा। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन एक्स से घटा तो बी कितना बनेगा, एन टाइम्स ऑफ एक्स बनेगा। समझे? यहाँ पे देखो टी इक्वल टू 0 पे जो ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया था, टी इक्वल टू 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन है -0.5, और 10 मिनट के बाद क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन घट के कितना हो गया, देखो 0.0 कितना हो गया, 4। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कितने से डिक्रीज हुआ है, 0.1 से, 0.1 से। तो जो कॉन्सेंट्रेशन इसका घट रहा है 0.1, और जब ये देखो 0.1 से घटा, यहाँ पे x से घटता तो b कितना बनता है, nx। तो अगर 0.1 से घटा है तो b कितना बनेगा, n टाइम्स। अब यहाँ पे देखो b कितना बना है, यहाँ पे देखो जो b है जी, 10 मिनट के बाद b बन गया है 0.3, 0.3 बन गया है। तो ये यहाँ पे लिख रहा है b जो है 0.3 बन गया है। तो अब देखो ये जो b है वो nx बनता, और हम लोग को पता है कि n टाइम्स बनेगा, मतलब यहाँ पे एक 0.1 है, तो जो b बना होगा 0.1 का कितने टाइम्स बना होगा, 3 टाइम्स, तब तो 0.3 बन पाएगा। मीन्स यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 3। यहाँ से n का वैल्यू 3 लिख सकते हैं। समझे? क्योंकि देखो ये पता है यहाँ से अगर इसका x, a का x अगर डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो b कितना बनेगा, x का n टाइम्स। और यहाँ पे ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि b जो बना है, देखो 10 मिनट के बाद 0.3 बन गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.3 कब बनेगा, जब n का वैल्यू 3 हो, क्योंकि a जो है a 0.1 घट रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो b का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 बन पाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन एट 10 AM रिएक्शन इज स्टार्टेड। ए जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और बी ए जो सेकंड रिएक्शन दिया है यहाँ पे, बोल रहा है एट 10:10 मतलब 10:10 पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर माइनस वाज 2 × 10⁻³ मोलर पर मिनट एंड concentration of A was 0.1 molar. If both reaction were proceed with same rate at this time, then value of K will be। अच्छा, 10:10 पे दोनों रिएक्शन का स्पीड सेम है और ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो देखो ए वाला जो रिएक्शन है उसके लिए हम लोग रेट लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ए जो है वो हो जाएगा के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। और जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर माइनस, बी आर माइनस का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो लिख सकते हैं डेल्टा बी आर माइनस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहाँ पे लिखना है, माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 2 × 10⁻³ मोलर पर मिनट। तो अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहाँ पे बी आर माइनस का दे दिया है, तो इस रिएक्शन, अब दोनों रिएक्शन का रेट बराबर है, आगे बोल रहा है बोथ रिएक्शन वर प्रोसीड विद सेम रेट। तो बी आर का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड वाले के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो इसका डिसअपियरेंस का रेट आ रहा है इसमें इसके स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा।
अच्छा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बैलेंस है। चलो, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आ जाएगा 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, बोल रहा है दोनों का रेट बराबर है, फर्स्ट रिएक्शन का रेट और सेकेंड रिएक्शन का रेट बराबर है, तो इसको इक्वल कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा के, और ए का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे दिया था 0.1, तो लिख सकते हैं के इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻³ मिनट, और यहाँ से मिनट इनवर्स रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, और इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। इसमें बोल रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन X2 गैस प्लस Y2 गैस, और 2Z के साथ इक्विलिब्रियम में है ये आपस में। तो देखो, मोल ऑफ X2 Y2 एंड Z आर एट इक्विलिब्रियम दिया है 3 मोल, 3 मोल एंड 9 मोल रेस्पेक्टिवली। X2 Y2 और Z का मोल दे दिया है। बोल रहा है इफ 10 मोल ऑफ Z आर एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन फाइंड मोल्स ऑफ Z एट रीस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। तो देखो, सबसे पहले क्या किया है, X2 Y2 आपस में रिएक्ट करके Z के साथ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लिया है, और उस समय मोल दिया है, इक्विलिब्रियम पे मोल दिया है कि X2 3 मोल है, Y2 3 मोल है, और जो Z है वो है 9 मोल। और फिर बोल रहा है कि हमने क्या किया, बाहर से Z के 10 मोल और मिला दिए, 10 मोल एडेड, तो अब Z के कितने मोल हो जाएंगे, 19। और ये 19 मोल तो हो गए, लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब फिर इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होगा, तो जेड का हमने मोल बढ़ा दिया। जेड के मोल को बढ़ाने से, ये 2Z है, तो जेड के मोल बढ़ाने से अब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन अपने को उधर शिफ्ट करेगा ताकि जेड के मोल घटा सके, लीचट-क्लियर प्रिंसिपल से। तो देखो, अब जेड का 19 मोल है, लेकिन थोड़ा सा ये मोल घटेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और जो Y2 है इसका मोल हो जाएगा 3। ये देखो, Y2 जो है, इसके 2 मोल से Y2 का कितना मोल बनेगा, 1, तो X मोल से Y2 का कितना बनेगा, X/2। और ऐसे ही X2 का कितना मोल बनेगा, एक्स्ट्रा 3 प्लस X/2। अब यहाँ पे देखो, पहले केस में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश था, तो वहां से हम लोग के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो है, इसलिए के सी बोलो के पी बोलो एक ही बात है। और मोल के टर्म में भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, के एक्स, तो भी सेम आएगा सबका वैल्यू। तो हम लोग सीधे मोल का रेशियो ले सकते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में जो मोल हैं उनका रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का वैल्यू, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जेड है, इसका मोल है 9, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में है X2 का मोल 3 इंटू Y2 का मोल 3। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो के का वैल्यू आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 9। और बाद में देखो, यही 9 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे केस में भी रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, मोल मिलाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा। तो 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 प्लस X/2 इंटू 3 प्लस X/2, मीन्स ये हो गया स्क्वायर। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस X/2 इज इक्वल टू हो गया 3। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 19 माइनस एक्स, और हो जाएगा 9 प्लस 3x/2। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा, और ये हो गया 5x/2। तो x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है अभी 4, x का वैल्यू आया 4। अपने को x नहीं बताना है, अपने को बताना है कि इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश्ड हुआ तो z कितना होगा। तो देखो, x का वैल्यू 4 आ गया, तो z कितना होगा,
रीस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पे जेड जो है 19 माइनस एक्स है जेड के मोल, तो आ जाएगा 19 माइनस जेड एक्स का वैल्यू रखो 4, तो ये आ गया 15। तो रीस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम के बाद जेड का जो मोल होगा वो हो जाएगा 15 मोल। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एक्जी O2F2 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इट हैज सीसॉ शेप, ए बॉन्ड एंगल के बारे में बोला है, तो सबसे पहले इसका शेप बनाओ। देखो एक्जी अगर देखेंगे तो एक लोन पेयर है इसके पास, और ऑक्सीजन के साथ दो दो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे एफ एक्सियल पोजीशन पे दोनों फ्लोरीन चले जाते हैं। अब देखो इसका सीसॉ शेप है, तो हाँ इसका सीसॉ शेप है, करेक्ट हो गया। एफ एक्सी एफ बॉन्ड एंगल नियरली 180 है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता है नियरली 180, एग्जैक्टली नहीं होता है, नियरली 180 होता है, 180 से थोड़ा सा कम होता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ओ एक्सी ओ बॉन्ड एंगल, यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड एंगल बात कर रहा है, ओ एक्सी ओ, तो ये तो नियरली 120 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पे 180 लिखा है तो गलत हो गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन जेनॉन इज इक्वल टू 5, ये भी गलत बोल रहा है, क्योंकि जेनॉन इनर्ट इनर्ट गैस है, और यहाँ पे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका यहाँ पे 5 लिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मीन्स ऑप्शन ए और बी करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए एंड बी ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें अपने को बताना है कितने कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहला अगर कॉम्प्लेक्स देखोगे NiCO4, तो देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसमें निकल पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन 3D8 4s2। लेकिन जो CO है कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये पेयरिंग करा देता है, जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो भी डी में जम कर जाते हैं, और फाइनली हो जाता है 3D10, और सब पेयर्ड हो जाते हैं, तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। यहाँ पे मिलेगा निकल पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें Cl माइनस जो है क्लोराइड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाता है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 2। और यहाँ पे देखो क्लोराइड है प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम तो 5D का है, 5D सीरीज का मेटल है, 4D और 5D सीरीज के लिए तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, सब पेयरिंग करा देंगे, तो यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है 0। और इस केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा 0। और यहाँ पे देखो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा 0। तो सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स है विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ए वाला NiCl4 2 माइनस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा है ABCD, बहुत सारे ऑप्शन दिया है, और बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो भी ऑप्शन मतलब दिया है ऑप्शन, हमको क्या करना है इसमें से करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है CONH3 का होल 3 प्लस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। तो देखो कोबाल्ट पे यहाँ पे +3 आ रहा है, +3 मतलब 3D6, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे T2G और EG का सेट बनाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में ही पेयर्ड हो जाएंगे ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ये भी करेक्ट है। सेकेंड में बोल रहा है MnCl6 3 माइनस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तो यहाँ मैग्नीज पे देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, मैग्नीज पे +3, तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और लिगेंड है क्लोराइड, तो इसके डी में देखेंगे तो डी में आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड तो है नहीं, क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, और मैग्नीज पे उतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, अगर मैग्नीज पे +4 चार्ज हो जाता तो Cl माइनस पेयरिंग करा सकता था, लेकिन +3 चार्ज है तो पेयरिंग कराएगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भरना पड़ेगा
1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन को जंप कराना पड़ेगा ईजी वाले सेट में। ये T2G है और ये ईजी है। तो यहाँ से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये 3D वाला तो यूज हो गया ऑर्बिटल। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4s बचेगा यहाँ पे, 4p बचेगा यहाँ पे, 4d बचेंगे। चलो ऑप्शन सी में देखते हैं क्या लिखा है, CuF63 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होगा, 3D 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और फ्लोराइड जो है उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, उतना क्या, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है। तो फिर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, आउटर ऑर्बिटल में बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करता है। तो ये भी गलत बोल रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन गलत लिखा है। डी में बोल रहा है Fe F63 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा विथ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ये करेक्ट है। यहाँ पे देखो ई वाले में बोल रहा है NiCN4 2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये देखो टेट्राहेड्रल है, सॉरी स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या बनेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है sp3, तो ये भी गलत हो गया। मीन्स इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और ए वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बी वाला भी करेक्ट है और डी वाला। तो A B D इसका करेक्ट आंसर है, A B and D ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विथ Ki एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब देखो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जब कभी भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, ये जब कभी भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो, और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन करता है, तो ये +3 में रिड्यूस हो जाता है और I- को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2। तो फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा इसका, क्रोमियम का +3। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट दिया है 1 और 2। तो स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है साइज ऑफ ऑक्साइड इज स्मॉलर देन फ्लोराइड, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ऑक्साइड आयन का साइज ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर किस में ज़्यादा है, फ्लोराइड में। तो फ्लोराइड आयन में प्रोटॉन ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन उल्टा बोल रहा है, समझे, फ्लोराइड का ही साइज इसमें बड़ा बता रहा है, ऑक्साइड का छोटा। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट 2 में देखो, बोल रहा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये बात तो करेक्ट है ये भी, क्योंकि देखो सोडियम का देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे आएगा नियॉन 3s1, और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा नियॉन 3s2, 3s2। तो अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो नो डाउट मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि 3s से निकालना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालना है, 3s से, और 3s फुली फिल्ड है यहाँ पे, 3s2 जो है फुली फिल्ड है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Na+ से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा नियॉन, और Mg+ को अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा नियॉन 3s1। अब देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो Na+ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और इधर Mg+ से। तो Na+ तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, जबकि मैग्नीशियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा इजिली और इनर्ट गैस की तरफ बन जाएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, Na+ का। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, जिनका एटॉम, जिनका यहाँ पे मास नंबर सेम होता है। तो मास नंबर यहाँ पे देखो
थ्री थ्री, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस। यहाँ पे SnO2 स्टेनिक ऑक्साइड स्टेनस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे PbO2 PbO में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल्टा जी यहाँ पे दिया है। अब देखो, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है लेड, और टीन भी +4 में है, कन्वर्ट हो रहा है +2 में। तो अगर +2 वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हुआ, मीन्स स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होगा, और डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए <<0 होता है। तो यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करें। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग देखेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 से रिड्यूस हो जाता है, समझे। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि Pb4+ जो है वो लेस स्टेबल है, और Pb2+ मोर स्टेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। और ऐसे ही बात करेंगे तो SN4+ और SN2+, इसमें 4+ ज़्यादा स्टेबल होता है, SN4+ ज़्यादा स्टेबल होता है, समझ गए। टॉप टू बॉटम जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बना तो ये सब लेंगे, लेकिन +4 की स्टेबिलिटी घटता जाता है, और +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे उनका स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है। तो अगर कंपेयर करते हैं तो जर्मेनियम में +4 ही ज़्यादा स्टेबल है, टीन में +4 ज़्यादा स्टेबल है, लेड में +4 ज़्यादा स्टेबल ना होके +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, समझे। और +2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ते जा रहा है, ये इंक्रीजेस इंक्रीज होता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज। ये तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। +2 लेट के केस में ज़्यादा स्टेबल है, तो इस ये तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी <<0। और टीन के लिए +2 ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मीन्स डेल्टा G1 शुड बी <<0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए ग्रुप 15 एलिमेंट एंड फॉस्फोरस इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन another group 15 element and phosphorus. Those group 15 elements respectively are। तो ग्रुप 15 एलिमेंट को देखो, इसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो नाइट्रोजन का होता है 3, फॉस्फोरस का 2.1। अब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का जल्दी लोग को याद नहीं रहता है, तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है यहाँ पे घटते जाएगा, और इसका वैल्यू अप्रोक्स आएगा 2, 1.9, 1.9। अब देखो, ऊपर वाला फर्स्ट जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आता है, और 3, 4, 4, 5, 5, 6 में डिफरेंस कम आता है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस के साथ पहले बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए ग्रुप 15 एलिमेंट एंड फॉस्फोरस इज लेस, मतलब कहीं नीचे वाले एलिमेंट को ले रहा है यहाँ पे। अगर आर्सेनिक के साथ देखेंगे तो डेल्टा EN इसका आ जाएगा 0.1। यहाँ पे एंटीमनी या फिर बिस्मथ के साथ देखेंगे तो डेल्टा EN का वैल्यू आएगा 0.2। और नाइट्रोजन का फॉस्फोरस के साथ डेल्टा EN देखेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.9। तो पहले बोल रहा है कि एक एलिमेंट हमने लिया और उसका फॉस्फोरस के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिया और वो कम आ गया, मीन्स फॉस्फोरस के नीचे वाला कोई एलिमेंट रहा होगा, और दूसरा जो एलिमेंट है उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ गया, तो फॉस्फोरस के ऊपर वाला कोई एलिमेंट रहा होगा। तो फॉस्फोरस के ऊपर कौन है, नाइट्रोजन।
तो देखो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें फास्फोरस के नीचे वाला एलिमेंट है बिस्मथ और बाद वाला है नाइट्रोजन, समझे। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो बी में देखो एंटीमनी ले रहा है और दूसरा है आर्सेनिक। तो एंटीमनी में अगर देखोगे, एंटीमनी के साथ देखो डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ गया 0.2 का, आर्सेनिक के साथ 0.1, तो ये गलत है। ऐसे ही एंटीमनी और बिस्मथ का देखेंगे तो इसमें तो डेल्टा एन सेम ही आ जाएगा। और नाइट्रोजन का तो फॉस्फोरस के साथ ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो फोर्थ वाला वैसे ही गलत हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट कैन डिफरेंशिएट। आइडोफॉर्म टेस्ट किसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एनिसोल एंड एसीटोन। तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट, अच्छा एनिसोल और एसीटोन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एनिसोल जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन जो एसीटोन है वो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3 ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, और इस कार्बन से कोई लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। तो ये तो दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसिटिक एसिड एनिलीन ये तो देगा ही नहीं टेस्ट। इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन दोनों दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और मेथेनॉल और बेंजोइक एसिड, तो इनको डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे पी दिया है, और स्टेप 1 में एक्सेस ऑफ HI पास कर रहा है, और स्टेप 2 में एक्वस NaOH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है Q&R। बोल रहा है Q&R बोथ गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, विच among the following is P from the given organic compound। तो देखो एक्सेस ऑफ HI क्या करेगा, ये जो ईथर दिख रहा है ना, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। इसको यहाँ पे रिप्लेस क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे क्लीवेज करा देगा, और यहाँ पे लग जाएगा I। और ये जो दिख रहा है इसमें भी लग गया I। ऐसे मतलब यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, दोनों ओर I लग गया। अब देखो सेकेंड स्टेप में एक्सेस ऑफ NaOH है, तो एक्सेस ऑफ NaOH क्या करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा, और यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पे लग गया OH। तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या मिलाते हैं, I2 + NaOH, I2 + NaOH। तो I2 सबसे पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ से अपने को मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, ये तो अल्डिहाइड बन गया। यहाँ से क्या बनेगा, PH, यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड OH, ये भी एल्डिहाइड बन गया। लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट अब नहीं दे पाएगा क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट देने का कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो हो क्या रहा है देखो, पहले और दूसरे स्टेप में पहले इस ऑक्सीजन को हटा देना है, और दोनों साइड आई लगा देना है, और फिर उस आई को रिप्लेस कर देना है OH से। देखो आई को रिप्लेस किससे कर देना है, OH से। और फिर देखना है जो अल्कोहल बना, क्या ऑक्सीडाइज होने के बाद सुटेबल रिएजेंट बन पा रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इधर इस सबको भूल जाओ, और यहाँ पे क्या लगेगा, OH, OH। तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखो थर्ड वाले में ए बनेगा OH, और ए बनेगा रिएजेंट 1 और 2 से पास करने के बाद ए यहाँ पे बनेगा OH। तो देखो यहाँ पे ए वाला अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कार्बन है एसिटल्डिहाइड बन बन जाएगा, और ए वाला कीटोन बन जाएगा, OH ऑक्सीडाइज होके आयोडीन से कीटोन बन जाएगा। और यहाँ पे देखो दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 लगा है, और यहाँ पर भी एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो थर्ड वाला जो दिख रहा है ना, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। फोर्थ वाले में क्या होगा,
यहाँ पे OH आएगा और OH फर्दर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो एडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा। लेकिन जो ये सेकेंड पार्ट इसका है, यहाँ पे ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH, पहले दूसरे स्टेप से पास होने के बाद, और फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन पास करेंगे तो ए कंपाउंड बन जाएगा, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पे CH2 है, होना चाहिए था CH3। तो ए वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। मीन्स थर्ड वाला में दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे Q और R आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाएंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है और मेजर प्रोडक्ट बताना है ए। तो देखो जिंक प्लस हीट क्या करता है, इन दोनों Br को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देगा, दोनों Br हट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे अपने को पहले स्टेप का प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा। और HBr मिलाने पे क्या होगा, H प्लस जाएगा इस डबल बॉन्ड के पास, और ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, और जो H प्लस है यहाँ पे आके लग गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, फिर कार्बोकैटायन यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और फिर फर्दर कार्बोकैटायन आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन के पास, 3 डिग्री कार्बन के पास, और जो Br- है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ए कंपाउंड मिलने वाला है, मीन्स ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। ये सिंपल सा रिएक्शन था। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है 21 में C6H7n CCl3 प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराने पे फॉल स्मेल आ रहा है, मतलब यहाँ पे आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये वाला। अब यहाँ पे देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पे Y बनता है, जो कि NaOH में सॉल्युबल है। तो सबसे पहले देखो, ये जो कंपाउंड है इसका DU चेक करो, तो DU आ रहा है 7 - 6/2, मतलब DU आ रहा है 4, DU 4 आ रहा है, तो 6 कार्बन से क्या बना सकते हैं, बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग का DU 6 होता है। और यहाँ पे लग गया NH2, एक कंपाउंड है एनिलीन। अब एनिलीन के साथ अगर सी CH Cl3 को बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने पे आइसोसाइनाइड बनता है। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में यहाँ पे बेंजीन सल्फ, दूसरे रिएक्शन में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहा है। तो एनिलीन का रिएक्शन अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है वाई। और यहाँ पे देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिख दिए। अब ये लोन पेयर अटैक करता है सल्फर पे, बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर वापस आता है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वाई, वाई है जो प्रोडक्ट इस टाइप का दिखेगा, S डबल बॉन्ड O यहाँ पे बेंजीन रिंग कनेक्ट है। तो देखो फर्दर बोल रहा है जो NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो देखो NH है ना, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस में सॉल्युबल होता है। अपने को Y के बारे में बताना है, Y हैज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम इन Y में डिफरेंट हाइड्रोजन कितने हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन को पहले लिख लेते हैं, H H H H H। अब अपने को डिफरेंट हाइड्रोजन बताना है, तो देखो एक तो ये हो गया NH से लगा हुआ हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन देखो इसको ले सकते हैं सेकंड नंबर का, ये भी एक ही बात है, दोनों में से कोई एक बोलो, सेकंड नंबर का हाइड्रोजन हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया, आइडेंटिकल है, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिकल पोजीशन पे है, और यहाँ पे फोर्थ हो गया। और इधर से देखेंगे तो ये सल्फर से कनेक्ट है, तो ये फिफ्थ नंबर का हाइड्रोजन हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है फिफ्थ। और A6 सल्फर के रेस्पेक्ट में देखो आइडेंटिकल लोकेशन पे है, और ये सेवेंथ हो गया। तो इस क्वेश्चन में 7 डिफरेंट हाइड्रोजन है यहाँ पे, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 0.245 ग्राम ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.5453 ग्राम ऑफ AgCl थ्रू कैरियस मेथड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Cl इन अननोन कंपाउंड। तो देखो परसेंटेज ऑफ Cl कैसे निकालेंगे। अगर परसेंटेज ऑफ Cl निकालना है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसके कितने मोल बने। मोल ऑफ जो मोल ऑफ AgCl है, तो वही मोल कितने किसके हो जाएंगे, मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो मोल ऑफ Cl माइनस लिखो या मोल ऑफ AgCl लिखो, एक ही बात हो गया। तो ये मोल आ गया इनटू इसका Cl का मोलर मास कितना होता है 35.5। तो ये Cl माइनस जो क्लोराइड आयन है उसका वेट आ गया, डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट कितना था 0.245। तो वेट ऑफ क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाई टोटल वेट आ गया इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ Cl आ जाएगा। अच्छा, मोल ऑफ AgCl कितना है 0.5453 डिवाइडेड बाई, अब ये देखो AgCl का वेट मिला है यहाँ से, तो मोल कैसे निकालेंगे, इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे 143.5। तो AgCl का मोल है मीन्स Cl माइनस का मोल है इंटू 35.5 डिवाइडेड बाई टोटल वेट 0.245 इंटू 100 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 55.06 के आसपास परसेंटेज आएगा। इतना परसेंट Cl प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट 1 दिया है, केमेनो फोर के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर अमोनिया के साथ, फिर Br2, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो देखो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन रिंग से जो भी अल्काइल ग्रुप लगा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है अमाइड में। तो यहाँ पे बन जाएगा CONH2, ये भी बन गया CONH2। फिर यहाँ पे Br2 KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से जो CO है CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और फाइनल ए अपने को मिल जाता है। मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे दिया है एक कंपाउंड, इसका सबसे पहले Br2H2O के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो एनिलीन है NH2 ग्रुप। तो एनिलीन क्या करता है, ऑर्थो और पैरा हर जगह ब्रोमीन लगा देगा, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसके ऑर्थो पोजीशन तो वैकेंट है, यहाँ पे दोनों जगह Br लगा दिया है। अब सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl क्या करेगा, जो एनिलीन का NH2 है इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है N2 प्लस Cl माइनस। और फिर देखो H3PO2 ये क्या करेगा, तो डाइजोनियम सॉल्ट का जो N2 प्लस है, जैसे ही N2 प्लस N2 के फॉर्म में रिलीज करता है ये H माइनस ट्रांसफर करके यहाँ पे H लगाने का काम करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाएगा। मीन्स स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे ए और बी ऐसे लिखा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है बी इज मोर स्टेबल ड्यू टू 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये करेक्ट हो गया। देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 6 9। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है ए इज लेस स्टेबल ड्यू टू 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये गलत हो गया। देखो ए में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे ए रिएक्टेंट लिखा है। फिर दूसरा रिएक्टेंट क्या यूज कर रहा है, एक्वस NaOH के साथ हीट कर रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो AlCl3 क्या करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बाद में लीव करेगा, एसाइलियम आयन यहाँ पे बना के देगा और बेंजीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और कुल मिला के जो प्रोडक्ट बनेगा
स्टार्टिंग में बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे CO लगा है। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, एक्वस NaOH के साथ हीट किया है, तो एक्वस NaOH क्या करेगा, H प्लस रिलीज निकालेगा यहाँ से, CH3 है यहाँ पे और यहाँ पे CH2 है। तो देखो, दोनों हाइड्रोजन दोनों जगह से H निकाल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से निकालेगा तो 3 मेंबर का रिंग बनाएगा ये अटैक करके, और यहाँ से H निकाला तो 5 मेंबर का रिंग बनाएगा, और हमें पता है 5 मेंबर का रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से H निकाल के और ये रिंग बना देगा, और फाइनली ये बनेगा बेंजीन के साथ सी ओ पे माइ OH आ जाएगा यहाँ पे, और 5 मेंबर का रिंग ऐसे अपने को दिखेगा। ये वाला अटैक करके यहाँ पे CO वाले कार्बन पे अटैक करके 5 मेंबर का रिंग बना दिया, और यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे H है, 2 H है, तो यहाँ से हीट दिया इसलिए यहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे, और यहाँ से फाइनली अपने को क्या मिलेगा, सी, ये कार्बन हो गया, 5 मेंबर का रिंग बना दो यहाँ पे, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, फाइनल प्रोडक्ट यही है। अब यहाँ पे बोल रहा है इसमें नाइट ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, और इसका मोलर मास आएगा कैलकुलेट करने पे, इसका मोलर मास आ जाएगा 158। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना है इसमें, 16 ग्राम, डिवाइडेड बाई टोटल वेट 158 इंटू 100, तो फाइनली ये अपना आएगा 10.13 के आसपास आएगा परसेंट। अच्छा, ये प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी था, ऐसा नहीं है बहुत ही हार्ड है, प्रोडक्ट तो बना लेंगे और फाइनली ये परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इज NaOCl when reacted with Ki give KOI, ये तो इनकरेक्ट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। KOH इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी गलत। मेथनोइक एसिड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये कब से देने लगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ए है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, क्योंकि देखो आयोडीन इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसके पास CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। और यहाँ पर ए वाला जो कंपाउंड है, इट इट कैन आल्सो गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, इस कार्बन से देखो कोई लिविंग ग्रुप नहीं अटैच होना चाहिए, नहीं तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ये भी दे सकता है। तो डी और ई आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो डी और ई करेक्ट है। तो देखा जाए ओवरऑल पेपर कैसा था, मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इजी थे कुछ हार्ड थे। तो चलो नेक्स्ट अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।